हेलो प्यारे बच्चों, आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम कार्य पुस्तिका कर रहे थे, आज उसी कड़ी में हम क्लास 7th का 4th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ऊष्मा। चलिए हम ऊष्मा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे कि हम हमारे दैनिक जीवन में ऊष्मा का कई जगह उपयोग करते हैं। जैसे कि सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, किसी वस्तु को जलाने पर भी हम ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। जब हम हमारे हाथों को रगड़ते हैं, घर्षण बल से भी हम ऊष्मा को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, पता करो इसके ए भाग में देखो क्या कहता है, तुम ऊष्मा का उपयोग किन किन कामों में करते हो। तो आपने वो उदाहरण देने हैं जिन जिन कामों में आपको ऊष्मा का उपयोग करना पड़ता है, जैसे खाना पकाने में, कपड़ा सुखाने में, इस्त्री करने में, सर्दियों से बचने के लिए भी आप आग जलाते हो, ऊष्मा का यूज करते हो। इसी तरह आप ये आंसर लिखेंगे ब भाग, पहले क्वेश्चन का ही ब भाग। इन कामों के लिए तुम्हें ऊष्मा कहाँ से मिलती है। तो आपको बताना है कि जो आपने विभिन्न काम लिखे हैं उन कामों के लिए ऊष्मा कहाँ से मिलती है। तो ऊष्मा मुख्यतः सूर्य से मिलती है। ऊष्मा हमें रासायनिक अभिक्रिया और विद्युत से भी प्राप्त होती है। हम विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं से भी ऊष्मा को प्राप्त कर सकते हैं और विद्युत, जो आप बिजली से विभिन्न काम करते हैं, तो उससे भी आप देखते हैं हमें ऊष्मा प्राप्त होती है। और फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कहता है, मान लो कि एक डॉक्टर थर्मामीटर के दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन दो बड़े चिन्हों के बीच 20 छोटे भाग हैं, तो फिर एक छोटे भाग का मान क्या होगा। आपने देखा डॉक्टरी थर्मामीटर जिसके अंदर 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान लिखा होता है, तो एक 35 है, फिर 36 है, एक बड़ा चिन्ह है और उसके बीच में छोटे छोटे 20 भागों में बांटा गया है। तो आपको उस एक छोटे भाग का अंतर बताना है। तो इसका फॉर्मूला ये रहेगा, छोटे भाग का मान बड़े चिन्हों के बीच जो अंतर है, जितना अंतर है उसको कुल छोटे भागों से आपने भाग दे देना है। जैसे बड़ा अंतर इसने 1 बताया है और छोटे भाग इसने 20 बताए हैं, तो हम 1 को 20 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.05 डिग्री सेल्सियस। ये था डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच छोटे चिन्हों का मान निकालने का प्रश्न। तो आप ये लिख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या कहता है, जिस तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, हम अपने शरीर के तापमान को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन आपका ए भाग ये रहेगा, हम डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिकतम कितना ताप माप सकते हैं। तो बच्चों आपने डॉक्टरी थर्मामीटर यूज़ करना सीखा था, उसमें आपने तापमान को भी देखा, जो रीडिंग लगी होती है न्यूनतम 35 डिग्री सेल्सियस होता है और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस। आप दोनों लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। इसके बाद इसका ब भाग देखते हैं, क्या यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति का ताप सामान्य 37 डिग्री सेल्सियस ही हो। तो बच्चों जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। सामान्य ताप होता है ना, जो ये अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है, जैसे आयु, लिंग, व्यक्ति क्या गतिविधि कर रहा है, वो खेल रहा है, वो भाग रहा है, वो आरामावस्था में है, वो सो रहा है। ये विभिन्न गतिविधियाँ व्यक्ति के तापमान को प्रभावित करती हैं। तो इसी आधार पर तापमान अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें आपने एक गतिविधि करनी है। ये आपको एक गतिविधि दी हुई है, अपनी कक्षा के 5 विद्यार्थियों के तापमान को डॉक्टरी थर्मामीटर से मापो। हाँ देखो बच्चों, याद करो, आपने ये गतिविधि लैब में की थी, उसमें आपने लगभग सभी बच्चों का तापमान को नोट किया था। तो क्या सभी का समान आया था। तो उसी तरह जो तापमान आया था आप लिखेंगे, सिमरन का 36.8, रमन का 37.2, परमजीत का 37, आईना का 36.2, साहिबा का 37.4। इस तरह आप ये
अलग अलग तापमान लिख लेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना। जो प्रयोगशाला तापमापी होता है, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, जिसका तापमान -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, वो आपने चित्र बनाना है। तो चित्र ये आप अपने आप से बनाएंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है, उसका अधिकतम और न्यूनतम तापमान आपने लिखना है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूनतम तापमान -10 डिग्री सेल्सियस होता है और अधिकतम तापमान हम 110 डिग्री सेल्सियस माप सकते हैं। तो आप ये लिख लेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें आपको सोचकर बताना है कि इसका ए भाग देखो और सोचो। किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप मापने और डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा ताप मापने में क्या अंतर होता है? एक तो आप डॉक्टरी थर्मामीटर यूज़ करते हो, एक आप प्रयोगशाला करते हो, दोनों में क्या अंतर होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर या डॉक्टरी तापमापी शरीर के तापमान को मापने के काम आता है और प्रयोगशाला तापमापी विभिन्न पदार्थों के ताप को मापता है। डॉक्टरी थर्मामीटर तो हम अपने शरीर के ताप को मापने का प्रयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रयोगशाला तापमापी हम लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में जब काम करते हैं तो विभिन्न रसायनों का, विभिन्न विलयनों का तापमान मापने का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ब भाग। क्या प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग शरीर का ताप मापने में हो सकता है? हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? अभी बच्चों ये बड़े सोचने वाली बात है कि दोनों ही थर्मामीटर के अंदर पारा भरा होता है, मरकरी है, दोनों ही एक ही पदार्थ से बने हैं, कांच से बने हैं, तो ये अलग अलग क्यों हैं? एक तापमापी से हम मनुष्य के शरीर का ताप माप सकते हैं, दूसरे से हम नहीं माप सकते, इसका क्या कारण है? तो आप देखेंगे प्रयोगशाला तापमापी से शरीर का तापमान नहीं मापा जा सकता, क्योंकि इसमें विभंग या किंक नहीं होता। और विभंग और किंक नहीं होने से क्या होता है, जब हम थर्मामीटर को या प्रयोगशाला तापमापी को अपने, इसमें होता क्या है, जब हम प्रयोगशाला तापमापी को अपने मुख में रखते हैं तो तापमान निश्चित रूप से बढ़ता है, पर जैसे ही हम उसे बाहर निकालेंगे, अपने मुख से बाहर निकालेंगे, तो उसमें किंक नहीं होगा और किंक नहीं होने से पारा एकदम नीचे गिर जाएगा और आपको गलत रीडिंग मिलेगी। आप उसे सही से एक्यूरेट तापमान नहीं माप सकते। इसीलिए हम प्रयोगशाला तापमापी से शरीर का तापमान नहीं माप सकते। देखिए बच्चों, इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। ये एक एक्टिविटी बेस्ड प्रश्न है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है जब हम ठंडे पानी या बर्फ़ को छूते हैं तो हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं, इसी तरह गर्म पानी को छूने पर हाथ गर्म हो जाते हैं, कारण बताओ। जब आपने ये अच्छी तरह फील किया होगा, महसूस किया होगा, जब हम गर्म पानी में हाथ डालते हैं हमारा हाथ गर्म हो जाता है, जब हम ठंडे पानी में डालते हैं हमारा हाथ ठंडा हो जाता है, गुनगुने में डालते हैं तो गुनगुना हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से। ठंडा पानी हाथों से ऊष्मा का अवशोषण करता है, इसी प्रकार गर्म पानी शरीर के सामान्य ताप से अधिक गर्म होने से अपनी ऊष्मा हाथों को स्थानांतरित कर देता है। ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। आप लोगों को पता है तापमान या ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। इसीलिए अगर पानी गर्म होगा तो वो हमारे हाथों को गर्म करेगा, क्योंकि हमारे हाथ पानी के मुकाबले ठंडे होंगे। इसी के साथ हम देखेंगे कि चालन के अलावा भी ऊष्मा का स्थानांतरण दो और विधियों द्वारा होता है, जैसे विकिरण और संवहन। ये भी हमने अच्छी तरह देखा है, इसके भी अभी क्वेश्चन करेंगे।
देखिए बच्चों, अभी हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको पता करना है, ए भाग इसका दिया हुआ है। नीचे दी गई विभिन्न परिस्थितियां में ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह किस विधि से पहुंचती है, आपने ये पहचान करना है। जैसे पहला क भाग में दिया है तांबे का तार। मैंने आपको बताया है ऊष्मा 3 तरीके से स्थानांतरित होती है, चालन से, संवहन से, विकिरण से। और जब हम ठोस पदार्थों की बात करते हैं तो ठोस पदार्थों में हमेशा ऊष्मा चालन विधि से स्थानांतरित होती है। इसके बाद हम बात करते हैं संवहन विधि से। तो संवहन विधि के अंदर हम गैसों का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम तरल और द्रव का भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद हम विकिरण की बात करते हैं। तो विकिरणों में हमें किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो तांबा हमारा ठोस पदार्थ है तो उसका आएगा चालन। फिर दूसरा देखो जल। जल में संवहन होता है के पदार्थ ऊष्मा को अवशोषित कर कर ऊपर उठते हैं और उस जगह ठंडे पार्टिकल्स आते हैं, ठंडे कण आते हैं, तो इस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। फिर आता है सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है विकिरण के द्वारा। दूध को जब हम गर्म करते हैं तो संवहन, क्योंकि जल और दूध दोनों द्रव पदार्थ हैं, संवहन होगा। लोहे की छड़ आपको पता है ठोस है तो इसमें भी चालन आएगा। और अंगीठी से कमरा गर्म होने में संवहन भी यूज होता है और विकिरण भी। इसमें दोनों तरह की प्रक्रियाओं का यूज होता है। इसके बाद हम देखेंगे ब भाग। इनमें से किन किन परिस्थितियों में एक ही तरीकों से ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। तो आपने लिखना है चालन के अंदर कौन कौन से थे, संवहन में कौन कौन से हैं, विकिरण में कौन कौन से हैं। चालन में तांबे के तार और लोहे की छड़ थी, संवहन में जल था, दूध था और अंगीठी थी, विकिरण में सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है वो अंगीठी से भी कमरा गर्म होता है, उसे भी विकिरण में गिना जाता है। ये आप लिख लेंगे। इसके बाद हमें गतिविधि नंबर 2 दी गई है। देखिए बच्चों, गतिविधि 2 आप देखेंगे। ठोस वस्तुओं को कहीं से भी गर्म करें तो वहाँ से ऊष्मा सभी दिशाओं में आगे बढ़ जाती है, पर द्रवों में ऊष्मा ऊपर की ओर ही क्यों जाती है, यही देखने के लिए एक प्रयोग करेंगे। इस प्रयोग में अपने शिक्षकों की निगरानी में ही करना है। तो देखिए बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट आपकी किताब में भी दिया हुआ है, हमने लैब के अंदर भी किया था। इसमें आपने एक उफन नली लेनी है, आपने पानी लेना है, जलती हुई मोमबत्ती लेना है और पोटाशियम परमैंगनेट के कुछ कण लेने हैं, कुछ क्रिस्टल लेने हैं। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखें। उफन नली को पानी से आधा भरें। पानी स्थिर हो जाने पर उसमें पोटाशियम परमैंगनेट का एक छोटा रवा डालें या क्रिस्टल डालें। पानी में रंग को कुछ समय तक फैलते देखें। आप देखेंगे कि रंग किस दिशा में फैलता है। हम देखेंगे रंग ऊपर की ओर व सभी दिशाओं में फैलता है। जैसे ही हम पोटाशियम परमैंगनेट का रवा या क्रिस्टल पानी में डालते हैं तो रंग ऊपर भी जाएगा और सभी दिशाओं में भी फैलेगा। तो आप लिखेंगे। अभी ब भाग देखेंगे। इस पानी को फेंककर फिर उफन नली को पानी से आधा भरो। पानी स्थिर हो जाए तो इसमें फिर से पोटाशियम परमैंगनेट का एक छोटा रवा डालो। इस बार नीचे से रवे वाले हिस्से में मोमबत्ती से आपको गर्म करना है। अब आपने आंसर देना है क भाग का। रंग अब किस दिशा में फैल रहा है। अब हम देखेंगे मोमबत्ती से गर्म करने पर रंग नीचे से ऊपर की ओर फैल रहा है। अब इसके अंदर संवहन प्रक्रिया हो रही है, क्योंकि जैसे ही मोमबत्ती से पानी गर्म होगा, गर्म होकर पानी ऊपर उठेगा, इसी प्रक्रिया को तो हमने संवहन कहा है। इसके बाद हम ख भाग देखेंगे। प्रयोग ए में रंग फैलने और प्रयोग ब में रंग फैलने की प्रक्रिया में क्या अंतर दिखता है। देखिए, प्रयोग ए में पानी ठंडा था, पानी ठंडा होने के कारण रंग चारों दिशाओं में फैल रहा था, धीरे धीरे सभी दिशाओं में फैल रहा था। और प्रयोग ब में हमने जब मोमबत्ती रखी, मोमबत्ती से हमने पानी को गर्म किया तो पानी गर्म होकर ऊपर उठता है, संवहन प्रक्रिया से ऊपर उठता है। तो इसमें हम देखेंगे
प्रयोग ब में रंग नीचे से ऊपर की ओर फैलता है। उम्मीद करता हूँ ये गतिविधि आपको समझ आई होगी और आपने इसका आंसर लिख लिया होगा। अभी इसका हम सहभाग देखेंगे। सहभाग कुछ इस प्रकार है। पानी के नीचे से ऊपर जाने और ऊपर से नीचे आने की धारा देखने की कोशिश करें। तो ये आपने देखा है। इसके बाद इसका कै भाग देखेंगे। ऊपर की ओर जाने वाला पानी ठंडा होगा या गर्म। देखिए बच्चों, अच्छी तरह मालूम है आप लोगों को कि ऊपर की ओर जाने वाला पानी गर्म होगा। और ख भाग इसका कहता है नीचे की ओर आने वाला पानी ठंडा होगा या गर्म। जब गर्म पानी ऊपर गया है तो गर्म पानी की जगह खाली होगी और उस खाली जगह को भरने के लिए ऊपर से नीचे की ओर हमेशा ठंडा पानी आता है। तो लिखेंगे नीचे की ओर आने वाला पानी ठंडा होगा। उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो इस प्रकार है। तुम्हारे आसपास देखने पर वाले 5 चालक और 5 कुचालकों के नाम लिखने हैं। तो आप देखते हैं चालक कौन कौन से हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप ये लिखेंगे। तो आप देखेंगे लोहे की छड़ है, तांबे का तार है, स्टील की चम्मच है, एल्युमिनियम है, चांदी है, जितनी भी धातुएं हैं सब चालक हैं। और कुचालक में आप धातुओं को लिखेंगे, जैसे आपका वायु हो गया, कपड़ा हो गया, कांच हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, और भी हजारों उदाहरण आप लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। ये देखो ए भाग, एक लोहे की मोटी छड़ या स्टील के गिलास पर कागज को कसकर लपेट लो। कागज पूरी तरह से लोहे को छू रहा हो, फिर उसे जलाने की कोशिश करो। तो ये भी हम एक्सपेरिमेंट गतिविधि अपनी लैब में कर चुके हैं, कक्षा में कर चुके हैं। हमने देखा था कि कागज जल नहीं रहा था। इसका कारण ये होता है कि क्या कागज़ तुरंत जलता है? आप लिखेंगे नहीं। इसका कारण ये है, जैसे ही कागज़ ऊष्मा को अवशोषित करता है, वो ऊष्मा ठंडे लोहे की रोड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। वो ऊष्मा कागज़ के पास बचती ही नहीं है, जिससे कागज़ अपने ज्वलन ताप पर नहीं पहुंच पाता। और फिर आता है इसी का ब भाग, जिसमें कॉपी के पन्ने को आपने आधा काटना है। दोनों तरफ से उसे नाव के रूप में पकड़ो ताकि उसमें लगभग ऊपर तक पानी भरा जा सके। पानी भरकर कागज़ के नीचे कुछ देर तक मोमबत्ती की लो रखें और बताएं क्या होता है। कै भाग, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कागज़ मोमबत्ती की लो से नहीं जलता है, क्योंकि ऊष्मा कागज़ से पानी में स्थानांतरित हो जाती है। ऊष्मा कागज़ में ठहरती ही नहीं है, वो आगे पानी में स्थानांतरित हो जाती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, क्या पानी गर्म होता है? हाँ बिल्कुल। अगर ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है, अगर ऊष्मा पानी में पहुंच रही है, तो पानी संवहन प्रक्रिया से गर्म होगा, बिल्कुल होगा। और अगला प्रश्न है, क्या कागज़ तुरंत जलता है? आप देखेंगे ऊष्मा स्थानांतरण से कागज़ ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, जिससे कागज़ तुरंत नहीं जलेगा। कागज़ को जलने में समय लगेगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का ए भाग, सूर्य से हम तक ऊष्मा संवहन या चालन द्वारा क्यों नहीं पहुंच पाती? बच्चों, हम देखते हैं कि सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है। देखिए बच्चों, हम देखते हैं कि संवहन और चालन द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में हमें कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो द्रव हो। ठीक है, पर सूर्य हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है और इस बीच अनेकों जगह ऐसी आती हैं, अनेकों परत वातावरण की ऐसी आती हैं जिनके अंदर किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं पाया जाता, जहाँ कोई वायुमंडल नहीं है। तो इन प्रक्रमों में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच कई जगह माध्यम नहीं है। कई जगह ना ही तो हवा है, ना ही ठोस कोई वस्तु है, ना ही जल है, पानी, द्रव कुछ नहीं है। तो उस कारण ये संभव नहीं है। इसी का ब भाग क्या कहता है, विकिरण और चालन में क्या अंतर है? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यही समझा कि चालन में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए हमें माध्यम चाहिए।
माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। और विकिरण में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए हमें किसी प्रकार की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो आप लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? तो हम देखते हैं नहीं, विकिरण बिना माध्यमों के भी हो सकता है और होता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, दैनिक जीवन में विकिरण के 4 उदाहरण दो। आपने अनेकों उदाहरण देखे होंगे विकिरणों से, आपने उनमें से 4 लिखने हैं। जैसे सूर्य की गर्मी हम तक पहुंचती है, हम लोग माइक्रोवेव या ओवन से गर्म करते हैं। आप लोगों के घरों में, किचन में, आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा। एक्सरे, जो हम एक्सरे करते हैं वो भी विकिरण का एक उदाहरण है। जो सोलर कुकर, आजकल हम सूर्य की ऊष्मा से खाना पकाते हैं, जिसमें सोलर कुकर का प्रयोग करते हैं, वो भी विकिरण का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले देखेंगे ए भाग, गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र क्यों पहनने चाहिए? बच्चों, हम देखते हैं सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र अधिकांश गर्मी को परावर्तित कर देते हैं और हमें ठंडा महसूस करवाते हैं। हम देखते हैं कि हल्के रंग के वस्त्र या हल्का रंग या सफ़ेद रंग अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, उसे अवशोषित नहीं करता। इसीलिए हमें गर्मियों में सूती वस्त्र या सफ़ेद और हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन बे, सर्दियों में किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों? हम देखते हैं सर्दियों में ऊनी और गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वे अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं। वे अधिक से अधिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और हमें सर्दी से बचाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सहभाग, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें किस प्रकार गर्म रखते हैं? जैसा कि हम जानते हैं ऊनी वस्त्रों के रेशों के बीच हवा फंस जाती है और हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है। वो हवा हमारे शरीर की उत्पन्न होने वाली गर्मी से गर्म हो जाती है और हमें बाहर की ठंडी हवाओं से बचाती है, बाहर की सर्दी से हमें बचाती है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जो कुछ इस प्रकार है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको 2-2 शब्द दिए गए हैं, उन्हीं को आपने रिक्त स्थानों में भरना है। तो पहला है ए भाग, भाप के इंजन में ऊष्मा डैश ऊर्जा में परावर्तित होती है। तो आप लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा में। भाप के इंजन में ऊष्मा यांत्रिक होती है। फिर दूसरा देखेंगे बे भाग, वायु ऊष्मा की कुचालक है या सुचालक है? हम देखते हैं वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। फिर देखते हैं से, जब 2 पिंडों का तापमान एक समान हो जाता है तो ऊष्मा का डैश रुक जाता है, स्थानांतरण रुकता है या संवहन? हम देखते हैं जब 2 पिंडों का तापमान एक समान हो जाता है तो स्थानांतरण रुक जाता है ना। फिर देखते हैं द भाग, चांदी ऊष्मा की डैश है। आप लोगों को पता है चांदी एक धातु है और धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं और हम जानते हैं चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही व गलत कथन छांटो और गलत कथनों को सही करके पुनः लिखो। अगर सही है तो आपने उसको सही का निशान लगा देना है, अगर गलत है तो आपने उसको चेंज करना है, उस कथन को आपको सही करके लिखना है। तो पहला ए भाग, ऊष्मा गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है। ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है। फिर देखेंगे बे भाग, पदार्थ गर्म करने पर प्रसारित होते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उन पदार्थों के अंदर या गर्म पदार्थों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से वो पदार्थ फैलने लगते हैं, प्रसारित होने लगते हैं, और जैसे ही हम वस्तुओं को ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी उबाले मारने लगता है, पानी फैलने लगता है, और जब आप पानी को ठंडा करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो उसकी बर्फ़ जम जाती है तो वो सिकुड़ जाता है।
इसके बाद आप देखेंगे सहभाग। विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाश में और ऊष्मा में परिवर्तित होती है, ना कि रासायनिक और यांत्रिक में। इसके बाद हम देखेंगे ख भाग। किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को विकिरण कहते हैं। बिल्कुल सही। जब हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो उसे ही तो हम विकिरण कहते हैं। बिल्कुल सही। तो बच्चों, ये था आपका 4th चैप्टर ऊष्मा या हीट, जिसको हमने अच्छे तरह से समझा है, अच्छी तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ आप इसे लिख लेंगे। इसी प्रकार नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने कक्षा के दूसरे साथियों से भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।